नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज के हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी प्रणाम। सर, आपका जब मैं परिचय करता हूं 2.5 साल हो गए हैं। पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री ही करें या कभी हमें मुख्यमंत्री कहने का अवसर भी मिलेगा? ये सब तो पार्टी में हाईकमांड का निर्णय होता है। हम लोग जहाँ हैं काम पूरे मन से काम कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने में आया था और काफ़ी चर्चा में भी रहा था जब कि 2.5 साल का एक पैक्ट हुआ है, 2.5 साल भूपेश बघेल जी, 2.5 साल आप। ये 1 जनवरी को जो कुछ प्रण से लेते हैं आजकल कि नहीं रेजोल्यूशन क्या रहेगा, इस साल क्या करना है, तो मैंने 2 रेजोल्यूशन लिए। आमतौर पर एक बहुत होता है अगर उस पर टिक गए तो जी। एक जो पुराने मेरे मोबाइल नंबर थे उसमें बड़ी शिकायत आ रही थी कि आपने बंद कर रखा है, तो 54054 वाले जो 2 नंबर थे मैंने कहा 1 तारीख से उसको चालू कर देंगे। और इस क्षमा के साथ कि मैं खुद ना अटेंड कर पाऊँ तो कोई ना कोई अटेंड करेंगे, मैं बात कर सका जरूर मैं करूँगा। और दूसरा था कि अब ये 2.5 वाले पे नो कमेंट वो विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, बात कहीं की कहीं चली जाती है, तो सब हाई कमांड का रहता है, इसमें हम लोग के बीच की कोई बात रहती नहीं है। लेकिन सर, चर्चा हुई थी, इसको लेकर कोई पैक्ट हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी? बंद कमरे की बातें तो बंद कमरे में। वैसे रेजोल्यूशन हमेशा मन महसूस के भी कई बार लेते हैं कि नहीं भाई अब बहुत बहुत हो गया। उसमें कई बातें आ जाती हैं और इतने लोग उस पर रिएक्ट कर चुके हैं। और पिछली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी का भी एक रिएक्शन आया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसमें बात करना ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद भूपेश बघेल जी से आपकी जब मुलाकात होती है, आमने सामने होते हैं, तो चेहरे पे वही मुस्कुराहट रहती है या फिर? सारी बातों को ध्यान में रख के ही दोनों मुस्कुराते हैं। चलिए सर, लेकिन हाई कमांड में आपने बात डाली है। हाई कमांड के ही निर्णय होते हैं जी, तो अभी गेंद उनके पाले में। पूरा हाई कमांड की व्यवस्था रहती है, काम है कैसा हो रहा है कैसा चल रहा है, जो निर्णय रहता है वो हाई कमांड ही करेगा। चलिए, मतलब जब अवसर दिया जाएगा तो आप उसको फिर लेने के लिए आप तैयार हैं? वो स्थितियाँ तो हमेशा रहती हैं राजनीति में, लेकिन उसके लिए पहल करना, ये करना, वो एक अलग बात हो जाती है। तो हम लोगों ने पूरा जो है पार्टी हाईकमांड जो डायरेक्शंस देती है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सियासत को समझने की मैं कोशिश आपके ज़रिए करूँगा कि आप एक ऑब्वियस कॉम्पिटिटर हैं उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन को मुख्यमंत्री की कुर्सी कहते हैं। ऐसे में क्या आपको अपने डिपार्टमेंट के काम करने में या अपने पॉलिटिकल कुछ काम को करने में कोई दिक्कतें आती हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने हो तो रुकावटें भी खड़ी की जाती हैं? अभी तक तो कोई विशेष ऐसी स्थिति नहीं आई राजनीति में। हम लोग सब देख रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती हैं तो काम करने में दिक्कतें हो जाती हैं। जो ऑफिसर्स हैं उनका परसेप्शन, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बिना कहे भी, ये नहीं है कि कोई कुछ कहेगा उसके बिना भी लोग समझ लेते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन काम करने में मुझे ये जितना समय निकला कोई ऐसी दिक्कत नहीं गई। जितने विभाग के काम हैं, सहयोग कह लीजिए, बिना अधिकारियों के पूरे सहयोग के और पूरे समर्पण के हो नहीं सकता। मनरेगा में देश में टॉप में करीब करीब छत्तीसगढ़ रहा। कोरोना काल में, खास करके कोरोना काल के प्रबंधन में कहीं कोई ऐसी बात आती तो इतना बड़ा प्रबंधन नहीं हो सकता था। 23,000 से ज़्यादा केंद्रों का संचालन होना। PMGSY में छत्तीसगढ़ लगभग देश में टॉप में है जितना किलोमीटर किया। तो अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे या उसमें सहयोग नहीं करेंगे जिम्मेदारी में, केंद्र सरकार से अवार्ड भी मिला 150 करोड़ का। उनने परफॉर्मेंस जो एक बोनस देते हैं परफॉर्मेंस का, इस साल हम लोग चाह रहे हैं कि 300 करोड़ का हमको बोनस छत्तीसगढ़ को मिल जाए। तो ये काम नहीं हो सकते अगर कोई करने नहीं देगा। तो स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई कि काम नहीं हो रहा। इतनी बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने स्टोर परचेज रूल्स में रिलैक्सेशन मांगा कि कोविड के समय हम टेंडर करते हैं तो वो कई दिन लग जाते हैं छापना, टेंडर करना। और इसी प्रक्रिया में तो मुख्यमंत्री जी का विश्वास, उनकी सहमति, तभी हम शॉर्ट टर्म टेंडर निकाल के। मतलब ये जो परसेप्शन बनता है कि नहीं साहब टी.एस. सिंहदेव जी कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं तो कहीं हो सकता है दिक्कतें हैं, तो ये ऐसा आपको व्यवहारिक तौर पर? व्यवहार में अभी ऐसी बात नहीं आई। उसमें देखें, राजनीति है। दिल्ली जब चीफ मिनिस्टर की बात हो रही थी 4 लोग बुलाए गए थे, तो ये छुपी हुई बात नहीं है। तो बंद कमरे की भी बात नहीं है। महन जी को बुलाया गया था, ताम्रध्वज जी को बुलाया गया था,
भूपेश जी को बुलाया गया था, मेरे को बुलाया गया था। भूपेश जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा था। ताम्रध्वज साहू जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे और पार्टी के ऑल इंडिया ओबीसी सेल के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। महन जी पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश अविभाजित में मंत्री रह चुके, बहुत सीनियर विधायक सांसद वो रह चुके। तो ये 4 लोगों को बुलाया था, तो संभावनाएं तो कही जा सकती हैं कि ये चार नाम उसमें कंसिडर हुए होंगे। और भी सीनियर्स हमारे यहाँ हैं, तो ये कंसिडरेशन की बात जब भी आती है तो स्वाभाविक है कि अगर हुआ तो क्या होगा, मैं तो उतना तक रहता है, बाकी हाईकमांड के ऊपर है। तो ये रेजोल्यूशन सिर्फ इस साल का है सर कि आप 1 साल बाद फिर से रिव्यू करेंगे? रिव्यू तो होता रहता है, रिव्यू होता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा टेलीफोन नंबर वाला रिव्यू ना हो जी। असली मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे को पहुंचने के लिए दिए हुए नंबर पे फ़ोन करे और मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, तो वो उचित व्यवहार नहीं है, इसलिए मैं बच रहा था। लेकिन प्रेशर बहुत था कि आपका नंबर नहीं लगता, अब आप सत्ता में आ गए, तो एक क्रिटिसिज्म भी होता है। फिर पहुंच लोगों की, नंबर क्यों दिया, ताकि अगर किसी को कोई काम कभी आए, देर सबेर दिन रात कभी भी काम आए तो आपको अप्रोच कर सकते हैं, इसीलिए तो नंबर दिया। तो वो अड़चनें ऐसी दिख रही थी, तो मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पे अटेंड कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ, कम से कम एक तरफ लाइन तो खुली रहनी चाहिए। तो जी कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि आपके जो समर्थक विधायक हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऐसा नहीं, मान लीजिए कि काम है तो विधायक काम के लिए कहाँ जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, तो उसी से फिर अटकलें लगती हैं। जब हाईकमांड की बात है छत्तीसगढ़ में, तो मैं इसको क्लियर कह सकता हूँ कि जो हम 70 कांग्रेस के विधायक हैं या और भी कोई कांग्रेस के लीडर होंगे, कोई भी हाईकमांड के बात के आगे जाके पहल करने वाला हो या कुछ और करने वाला हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधायक संख्या कुछ भी हो, ये हाईकमांड के निर्णय को सीधे तौर पे प्रभावित नहीं करता। अभी जो मुख्यमंत्री बने वो कितनी संख्या पे बने ये बात नहीं थी, जोगी जी मुख्यमंत्री बने कितनी संख्या पे बने वो बात नहीं होती। एक आकलन होता है, फीडबैक हाईकमांड लेता है, फिर और चीज़ों को देख के बैलेंस करके फिर निर्णय लेता है। आप नंबर्स के स्ट्रेंथ में जाके प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी पार्टी के हाईकमांड पे, मैं नहीं समझता कि वो उचित व्यवहार है या हाईकमांड कभी भी उसे प्रोत्साहन देगा, क्योंकि वैसे ही में तो फिर अनुशासनहीनता चालू होती है। तो पार्टी है और अगर आपने पार्टी का दायरा स्वीकार किया है, टिकट लिया है पंजा छाप, तो फिर पंजा छाप मतलब आप एक हायरार्की में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। नहीं तो आप अलग से लड़िए, आप कहीं और जाइए। अगर एक पार्टी के सिंबल को और उसकी आइडियोलॉजी को अपना के आप सामने आते हैं तो फिर अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन कई बार राजनीति में इस तरह का जो अनुशासन है वो आपकी जो राजनीतिक जो दूरियां हैं या कहा जैसे कि जो आप दूरियां तय कर सकते हैं उसमें अवरोधक भी साबित होता है। मैं आखिरी ये सवाल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे नहीं लगता उतना होता है, क्योंकि देखिए हाई कमांड अगर है तो ऐसे ही हाई कमांड नहीं है, उनके पास जानकारी के अनेकों स्रोत रहते हैं। कभी कभी उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बातें आती हैं तो किसको माने, वो अपनी जगह है। लेकिन हाई कमांड के पास इतने फीडबैक के चैनल होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, पार्टी वर्कर्स होते हैं, लोग जाके मिलते हैं, बताते हैं, और उनके पास स्रोत रहते हैं जिनसे जानकारियाँ लेते हैं, जिम्मेदार लोगों से सालों से जिनसे पूछ के। हो सकता है कि मान लीजिए आपसे हाई कमांड पूछ के, लोगों को नहीं मालूम, आप पार्टी के पोस्ट में नहीं हैं, लेकिन आपसे हाई कमांड पूछ के और जो आपकी राय जाती रही है वो कंसिस्टेंट है तो आपसे पूछते रहेंगे वो। तो ऐसे बहुत सारे चैनल रहते हैं जिनसे जो विश्वसनीय होते हैं और समय के साथ में जो लगातार जो फीडबैक देते हैं वो ठोस उतरती है बात, हल्की बात जिसमें नहीं रहती है। तो ऐसे सोर्सेज हाई कमांड के पास बहुत रहते हैं। कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकती है लेकिन स्रोत बहुत रहते हैं। कुछ टूट का खतरा लगता है हाईकमान को कि भाई अगर 2.5 साल वाले फार्मूला जिस तरह की चर्चा आई थी अगर उस पर अगर अमली जामा पहनाया जाता है तो कोई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कोई टूट का खतरा है? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो कोई संभावना नहीं। मैं एकदम बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस नहीं टूटने वाली। एक तो संख्या इतनी ज़्यादा है, ये तोड़ फोड़ तो वहाँ होता है जहाँ 2-4 का आगे पीछे है तो चलो लगा दो,
इसको खींचो उसको खींचो, यहाँ कितनों को खींचिएगा। तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, प्रैक्टिकली भी कोई चांस नहीं है। और लोगों की जो सोच है, उनका जो एटीट्यूड है छत्तीसगढ़ में, मतलब डिसीजन अब सिर्फ हाईकमांड को लेना है, सिर्फ हाईकमांड, वो अपने वायदे के अनुसार काम कर ले बस। वो अपने सोच और फीडबैक के आधार पर निर्णय लेते हैं। राजनीति में बिटवीन द लाइंस काफ़ी कुछ रहता है और मैं वो पढ़ पा रहा हूँ। टी.एस. सिंहदेव जी काफ़ी बचते हुए इस जवाब को अब दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपने हमें समझा दिया यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं निगम मंडलों की नियुक्ति में भी काफ़ी देरी हो रही है, काफ़ी लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, अब तो काफ़ी समय हो गया सरकार को बने हुए। दिक्कत भी वो है कि बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, गिन के हम लोग जोड़ रहे थे पद कितने बचे हैं, 27-28, और लोग कितने होंगे जो इच्छुक होंगे काबिल, 2800 उदाहरण के लिए। तो इतना ज़्यादा संख्या में से जब चुनना पड़ता है तो जो छूट जाते हैं उनके भी मन की भावना को देखना, किसको चुने ये भी देखना पड़ता है, किस जिले से नहीं आए, किस क्षेत्र से नहीं आए, किस संवर्ग के नहीं आए। तो इन सब में बैलेंस करके बनाना बहुत कठिन होता है। तो उसमें अभी मुझे लगता है कि सोच के फूक फूक के कांग्रेस कदम उठाना चाह रही है। इसको ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया, क्योंकि अनिर्णय की इतनी लंबी स्थिति। कुछ तो अनिर्णय कहे या निर्णय नहीं हुआ है, ये बात सही है, लेकिन सीनियर लीडर्स की बैठक जैसी कही गई थी वो भी बुला ली गई थी, आपस में चर्चाएं भी हो गई थी, नाम भी जिनसे पूछा गया उन्हें नाम भी नोट करा दिए थे। अब अंतिम चरण का निर्णय कि पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएम साहब, पार्टी इंचार्ज, एआईसीसी प्रभारी, ये आपस में बात करके फिर सोनिया जी को लिस्ट प्रस्तुत करेंगे, वहाँ से फिर आ जाएगा। सिंहदेव जी, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, हमने अलग अलग राज्यों में भी देख लें, छत्तीसगढ़ कोई अपवाद नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह गुटबाजी जो है वो भारी पड़ रही है और इतने समय बाद अब सत्ता में आपने वापसी की है? इसमें गुटबाजी का उतना नहीं है। देखिए, एक तो गुटबाजी जिसको कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ और खुले सोच से, जिसको ईमानदारी से कहते हैं, कह सकते हैं, कहता हूँ, कोई दल, कोई संगठन, कोई समूह नहीं है जहाँ गुटबाजी ना हो। चाहे परिवार हो, चाहे कोई समूह हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे मीडिया का घर हो, चाहे बिजनेस का घर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी समूह में आप देखिएगा तो प्रोफेशनल एक इच्छा रहती है कि हमारा हो, हम आगे जाएं। तो जिस समूह में ऐसी बात रहती है, हर समूह, अगर परिवार में एक बात नहीं रहती, भाई भाई अलग हो जाते, बंटवारा हो जाता, पति पत्नी अलग हो जाते, पिता पुत्र अलग हो जाते, तो यहाँ से जो शुरू होती है सिलसिला, तो संगठन में जाएगा तो वो स्वरूप कैसे बदलेगा? तो मानवीय स्वरूप है, तो उतना हर दल में, हर उसमें रहता है। ये डिले का कारण गुटबाजी ना कह के चुन पाना, उतने संख्या में से चुन पाना कठिन होता है। कुछ दल ले लेते हैं वो निर्णय ज़्यादा आसानी से, कांग्रेस में अभी सोच के हम लोग कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप एक बड़े, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा हो पा रहे हैं? क्योंकि जब हम राज्यों में जाते हैं तो क्षेत्रीय दल से वहाँ पर या तो उनको गठबंधन करना पड़ता है या कंपटीशन इस हद तक कि कांग्रेस तीसरे और चौथे पायदान पर कई जगह दिखाई दे रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी का ये हाल होना, 1977 के बाद जो स्थिति बनी कि इंदिरा जी के हत्या के बाद और फिर अभी 2019 के चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी को मिली है, वरना सिलसिला चल पड़ा था गठबंधन का। कांग्रेस को आउट करना है तो कांग्रेस को 40, 42, 45% वोट मिलते हैं, बाकी तो 48% वोट हैं, सब एक हो जाओ, कांग्रेस को हराओ। ये जनता पार्टी शासन आया, और भी कारण से गठबंधन का सिलसिला चला, वो आज तक नहीं रुका है। तो बीजेपी भी आज अपने बलबूते पे मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में है, फिर भी एनडीए है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए है। तो वो सिलसिला अभी तक ना बीजेपी के लिए थमा है, ना बीजेपी बिना किसी दल के साथ समझौता किए चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को पाती है। और उन्हीं कारणों से कांग्रेस ने पहले कोशिश की कि हम अपने ही उस पर लड़ें, लेकिन बाकी विपक्षी दल जब एक होकर लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लिए कठिन महसूस हो रहा था कि हमने दूसरे लोगों से गठबंधन नहीं किया, तो राष्ट्रीय स्तर पे मेजॉरिटी लाना कठिन दिख रहा है, किसी को नहीं आ रहा था। ये एक चुनाव अभी हमने लास्ट देखा है, 2 चुनाव, कि जिसमें एक पार्टी को 272
सीटों से ज़्यादा लोकसभा में मिले हैं। तो वही राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बन गया है गठबंधन। महागठबंधन कह लीजिए, गठबंधन कह लीजिए, यूपीए कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, एलडीएफ कह लीजिए, यूडीएफ कह लीजिए, कश्मीर में कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, बिहार में कह लीजिए, कौन सा दल गठबंधन में नहीं है? हरियाणा में बीजेपी गठबंधन में, जम्मू कश्मीर में गठबंधन में थे, यूपी में गठबंधन में, अब तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी आ गई, बिहार में गठबंधन में है, उड़ीसा में गठबंधन में थे, अभी बाहर हो गए हैं, बंगाल में कोशिश कर रहे हैं वापस आने का, गठबंधन का स्कोप नहीं है। आप उत्तर पूर्वी राज्यों में देख लीजिए, सभी जगह लगभग गठबंधन का स्वरूप लेके उस दल को इसमें जोड़ लेना, उस दल को इसमें जोड़ लेना। दक्षिण भारत में देख लीजिए, कौन सा प्रांत है जहां गठबंधन की स्थिति नहीं दिख रही। आज एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन, एलडीएफ है वहाँ, तो वहाँ की भी वैसी स्थिति, लेफ्ट फ्रंट अलग, यूडीएफ अलग। बीजेपी वहाँ जरूर कोशिश कर रही क्योंकि किसी के साथ पार्टनरशिप मिल नहीं रही। तो करीब करीब सभी राज्यों में करीब करीब मिलती जुलती स्थिति। सर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, बीजेपी जिस रास्तों से आगे बढ़ चुकी है, अब कांग्रेस भी उसी को फॉलो कर रही है अपने संपर्क को बढ़ाने में, अपने जनाधार को बढ़ाने में, पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए? विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस मंशा से चुनाव लड़ा कि कार्यकर्ता हमारे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी बात पहुंच जाएगी। 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2 अधिकार कानून से के रूप में देने की बात कांग्रेस ने कही थी, एक स्वास्थ्य का अधिकार और एक घर का अधिकार, और कांग्रेस को 50 से कम सीटें आई। मेरे लिए प्रजातांत्रिक और सामान्य रूप से मुद्दों पे लड़ने की राजनीति की बात जब हम करते हैं तो मेरे को बहुत ही अफसोस हुआ कि देश में ऐसे 2 कानून का जिक्र करने वाली पार्टी, उनको 50 सीट पार्लियामेंट में नहीं मिलते। यानी लोगों ने उसको कोई खास तरजीह नहीं दी। तरजीह किसको चली गई? जो बात पहुंच सकी, सही या गलत, लोगों तक पहुंच सकी। कांग्रेस तब तक इस विश्वास में चल रही थी कि हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो परंपरागत तरीका है, इतने सालों तक काम किया है, हमारे को जानती है, पब्लिक भी जानती है, कमियां भी जानती है, गुण भी जानती है, दुर्गुण भी जानती है, तो हम जाने हुए लोग हैं, हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क खास करके सोशल मीडिया का पड़ा। जिस तरह से सोशल मीडिया का उस चुनाव में दुरुपयोग हुआ था, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी का, सोनिया जी का दुष्चित्रण किया गया था, बाल पकड़ के सोनिया जी के खींचने की बात, मनमोहन सिंह जी को हाफ पैंट में दिखाने की बात, इतने निम्न स्तर पे जाके सोशल मीडिया का प्रचार हुआ, पर कहीं ना कहीं लोगों की सोच को तोड़ने का उसने ज़रूर काम किया। और भी बातें हुई होंगी, सकारात्मक बातें भी हुई होंगी, लेकिन उस चुनाव के बाद से धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया। आम आदमी पार्टी आ गई। कहाँ है वो, कहाँ है कार्यकर्ता, कौन है आम आदमी पार्टी, कौन है उसका लीडर? हमने तो उसको कभी नहीं देखा। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें, 70 में 67 सीटें, वो पार्टी जिसका कोई ढांचागत आधार नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, किस माध्यम से आए? सोशल मीडिया। ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उस चुनाव में लोगों का ये आकलन है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, फिर मतलब एक पक्ष या दूसरे पक्ष में टिल्ट करने के लिए। तो वहाँ देखते हुए, यहाँ देखते हुए अब ये माना ही जा रहा है कि इसके बारे में सोचने की अब आवश्यकता नहीं है कि कार्यकर्ता करेगा नहीं कर पाएगा, वो अपने जगह है। लेकिन सोशल मीडिया से तो आपको, और मीडिया से भी आपको लोगों तक पहुँचने के लिए पहल करनी ही होगी। पहल कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन क्या अपने सीनियर, अपने वेटरन लीडर्स को भी संभालने की पहल कांग्रेस पार्टी करती दिखाई दे रही है आपको? गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा से जाते हैं, उनका भाषण को चर्चा में है, उनमें राहुल जी का कहीं जिक्र नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो बीच का जो संवाद है वो सुर्खियों में है। क्या कांग्रेस वाकई में, क्योंकि आप भी एक सीनियर लीडर हैं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं, अपने पुराने नेताओं को सहेजने की तरफ गंभीर है? एक हद तक ही पहल हो सकती है और फिर ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर पहले भी चर्चा हुई, हम लोग तो जानते नहीं कि भाई वहाँ दिल्ली में उच्चतम स्तर में किसके कैसे संबंध हैं।
हम लोगों को ये बताया, या जो दूर से सुनने में आता है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर कोई जा सकते थे तो सीधे राहुल जी के कमरे में जा सकते थे, किसी से टाइम लेना, किसी से पूछने की बात नहीं। तो संवाद की कमी कहाँ है? अगर उसको चित्रित कर दिया जाए कि नहीं वहाँ तो मिलते ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते हैं, तो आप बोल लीजिए, और वो चल जाता है, वो लोगों के जहन में हो जाता है। ये बात नहीं जाती कि वो तो कोई भी वहाँ हो, कोई उनको रोक नहीं सकता है। वो जाते थे और बात सीधे कमरे में भी जाने का उनका व्यक्तिगत संबंध की स्थिति थी। फिर तो आपको रखना पड़ेगा, फिर आप दूसरे के ऊपर ये नहीं कह सकते कि उनके चलते ऐसा हो गया, कि उनने कोई ऐसा व्यवहार किया कि नहीं किया। गुलाम नबी साहब भी बहुत सीनियर लीडर हैं, ये मैंने भी कुछ अंश तो उनके भाषण का पढ़ा। सोनिया जी का भी नाम उनने लिया। राहुल जी का मैंने पूरा भाषण नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं कि शायद ना लिया हो, हालांकि है उसमें रेफरेंस, राहुल जी का भी रेफरेंस है कि अध्यक्ष के रूप में मैंने इनके सबके साथ में काम किया, मेरे बहुत अच्छे, दो एक मिनट ही मैंने देखा था, 10 या 11 मिनट का उनका क्लिपिंग थी। तो उसमें उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया, उसमें उन्होंने 5 अध्यक्षों का नाम लिया, सोनिया जी का भी नाम लिया, राजीव जी का भी नाम लिया, राहुल जी का भी नाम लिया। कितनी तरजीह दी वो एक अलग बात है, पर नाम तो सबका लिया था। बाकी व्यवहार है, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर परिवर्तन है, नए पत्ते पुराने पत्ते, वो होता है। नेहरू जी के समय से ही पहली सरकार देश की बनी तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, वहाँ से ही अभी भी लोग उसको कहानी बनाते हैं, तो पटेल साहब का अलग, तो नेहरू जी का अलग, तो राजा जी का अलग, तो उनका अलग, तो इनका अलग। कोई नई ऐसी बात नहीं है जिसको हम लोग को लगता है कि अभी कुछ हो गया। बीजेपी में आप देखिए तो उसमें ऐसा, कम्युनिस्ट पार्टी में देखिए तो उसमें ऐसा, कहाँ येचुरी जी के साथ कैसा, तो कन्नाड जी के साथ फलाना, तो उनके साथ ऐसा, तो दक्षिण वाले मूपनाथ जी के साथ, सभी दल में कहीं ना कहीं कुछ। तो लालू जी हैं तो उनके भ्राता जी का अलग हुआ, तो ममता जी हैं तो उनका कुछ हुआ, मुलायम जी हैं तो उनके भी चाचा जी, ये सारे दलों का रहता है। ना जाने क्यों ज़्यादा विशेष प्रेम ध्यान कांग्रेस के ऊपर। भाजपा तो ये कहती है कि कांग्रेस जो है एक ही परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है भी नहीं। ये जरूर है कि हम उस परिवार के योगदान को और उनकी उपस्थिति को तरजीह देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बाइंडिंग फैक्टर है। हम एक कांग्रेस जन के नाते हम ये मानते हैं कि हमारे लिए वो बाइंडिंग फैक्टर है। बीजेपी के लिए आरएसएस हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, अन्य दलों के लिए भी व्यक्ति के रूप में जो लीडर्स हैं वो हो सकते हैं। दक्षिण भारत में अन्ना जी हो सकते हैं, कोई दूसरे लीडर हो सकते हैं जो बाइंडिंग फोर्स के रूप में अभी भी जयललिता जी के नाम पे चल रहा है। उदाहरण के लिए कई राज्यों में ऐसी स्थितियां रहती हैं। शिवसेना के लीडर देखिएगा तो उसमें भी आप कहिएगा कांग्रेस में ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ लीडरशिप में हमको एक कंफर्ट लेवल लगता है। ये हैं जाने पहचाने लोग हैं, इनकी विचारधारा क्या है हम जानते हैं, पार्टी को किस तरह से ये आगे ले जाएंगे हमको एक सुनिश्चितता है, और लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चुनाव लड़ना पड़ता है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लीडरशिप है, बाकी उनको भी निर्णय लेने हैं। क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की मानसिकता या मानस बनाया जा रहा है कि साहब छत्तीसगढ़ में रहना है तो कांग्रेस कांग्रेस कहना है? कुछ तस्वीरें आ रही हैं कि अगर किसी दूसरे नेता की जय जयकार हो जाती हैं तो मारपीट होती है। आज की घटना या कुछ बात आई है दक्षिण छत्तीसगढ़ में, एक टीवी चैनल पे रमन सिंह जी के साथ मेरे को भी जोड़ा था, तब मेरे को पता चला। मैं भोपाल में हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी। ये बात आई, उन्होंने जो टीवी चैनल में पूछा कि प्रधानमंत्री जिंदाबाद किसी ने कहा तो उनके साथ झंझट हो गई। एक पहलू, कोई हाथ छोड़ रहा है, वो कानून को तोड़ने की अगर बात है तो वो कार्रवाई के दायरे में आता है, चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, कार्रवाई होनी चाहिए अपने जगह। दूसरी जगह किसानों का आंदोलन हो रहा है तो भाजपा तो नहीं करा रही है किसानों के पक्ष में, वो ऐसे ही दल करा रहे होंगे जो प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के निर्णय के विपरीत राय रखते हैं, उसमें जाके करा रही है। तो वहाँ जाके प्रधानमंत्री जिंदाबाद बोलने की क्या जरूरत? आप उकसा नहीं रहे, आप स्वयं जाके वहाँ पर क्या कारक नहीं बन रहे हैं शांति भंग करने के? तो क्या शांति भंग करने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप मारपीट का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उकसाने का भी समर्थन नहीं करता हूँ। आप शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जाके कहीं आज बीजेपी कार्यालय में चला जाऊँ, सोनिया गांधी जिंदाबाद करूँगा,
तो उन लोग मेरे को माला तो नहीं पहनाएंगे, तो वो गलत है। और फिर सहानुभूति लेने की कोशिश करने, प्लान्ड है सब, ऐसे नहीं होता ये, कहीं ना कहीं से सीख दी जाती है कि जाओ थोड़ा कहीं आग वाग लगाओ, सुलगाओ, उसको हवा दो, माहौल बनाओ, कुछ करो। किसान हैं, हट नहीं रहे हैं। दिल्ली में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर में जो व्यवस्था नहीं है, चीन और भारत देश की सीमाओं पे जो व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था आपने दिल्ली की राजधानी में किसको दिखाने के लिए कर रखा है? सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। इतना खतरा देश की राजधानी को कि आपको खंदक खोदने पड़ रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये शब्द इस्तेमाल करने का। ये ड्रामा, एक माहौल बनाने का प्रयास कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर करो। मीडिया में दूसरी बात भी आजकल आ जाए तो बहुत है, लेकिन ऐसी बातों को करते जाओ तो लगेगा कि अरे तो बहुत भयानक कोई बात हो रही है कि देश की राजधानी के रस्तों को स्पाइक लगा के वो करके उसकी टीवी में बाकायदा तैयारी की फ़ोटो आ रही है। मान लो कि कोई फौज आ रही है विदेश की और हमला होने वाला है। क्या माहौल आप बना रहे हैं? क्यों? इसलिए कि आप बात नहीं कर पा रहे, अपने देश के नागरिकों से बात नहीं कर पा रहे, उसको दबाने के लिए आप माहौल ऐसा बना रहे। पूरे देश की कानून व्यवस्था आपके हाथों में है। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है। कैसे लाल किले में झंडा लेके आदमी पहुंच जाता है? कितने लोग थे? टीवी में आप लोगों ने दिखाया, संख्या नहीं थी ज़्यादा, 2-3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा। उतने बड़े मैदान में 2 लोग होंगे तो सब आराम से घूम फिर रहे थे। कहाँ पुलिस वाला, कहाँ कोई? जहाँ झंडा जाके मास्क के ऊपर लगा दिया, रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? व्यवस्था क्यों नहीं थी आपकी एक माहौल बनाने के लिए? और कौन निकला वो? सनी देओल और प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति। मेरी फोटो तो नहीं है उनके साथ, कि सामान्य किसान की फोटो तो नहीं है उनके साथ। किसकी पहुंच की प्रधानमंत्री जी के घर में उनके साथ फोटो खिंचा सके, इतनी हरी झंडी वाले व्यक्ति ने वहां जाके ये काम किया। तो ये सामान्य गतिविधि नहीं है, हल्की भाषा में सेटिंग। ये सेटिंग से पूरा ये हुआ आपका मानना? बिल्कुल, किसी तरह से बदनाम करो, खालिस्तानी है तो ये है क्या? देश के किसानों के साथ आप ये कर रहे हो। मैं तो बस मनाऊंगा कि चलो और कुछ नहीं, 2 साल बाद चुनाव होगा तो जवाब मिलना चाहिए। शराबबंदी पे आपकी प्रतिक्रिया सर? काफ़ी चर्चा में है इस समय मुद्दा। कठिन निर्णय है, शराबबंदी का कठिन निर्णय है। एक तरफ सामाजिक उसका परिवेश है, महिलाएं बड़े पैमाने पे शराबबंदी के पक्ष में हैं। जो मेरा अनुभव है फील्ड का कि लगभग 90-95% महिलाओं को देखिए तो शराबबंदी के वो पक्ष में हैं। पैसे खर्चे होते हैं, व्यवहार खराब होता है, घर में भी झगड़े इत्यादि, महिलाएं इसके पक्ष में नहीं हैं। दूसरी तरफ दूसरी बातें आती हैं, सरकार चलाने से लेके जुड़ी हुई बातें आती हैं। तो एक कठिन निर्णय है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अगर मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है तो उसको उनको जरूर देखना पड़ेगा। क्या भविष्य में हो सकती है शराबबंदी छत्तीसगढ़ में? नहीं होगी तो फिर पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हमने कहा तो था लेकिन हम नहीं कर पाए। 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी का सवाल है। जहां आपने आमदनी का सवाल किया, तपाक से भाजपा वाले कहेंगे तो बोला क्यों था? पर ये जो टफ निर्णय है इसी बाबत है। दूसरा, उसको लागू करना, लैंडलॉक्ड है, फिर उसमें भी लोग कहेंगे कि लैंडलॉक्ड है तो आपको पहले नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ को कोई समुद्र नहीं छूता। तो जान के हमने सोच के एक निर्णय लिया था। जन मानस का एक दबाव उस समय विशेष करके महिला एक्टिविस्ट के माध्यम से एक ऐसा बना था कि शराबबंदी होनी चाहिए। उसके लिए कमेटी बनी है और एक टफ डिसीजन है जो सरकार को लेना होगा। ऐसा तो नहीं सर कि जब वो 2.5 साल वाला वाकई में अगर पूरा जब उनकी स्थिति आए तो आप ही ये डिसीजन लें? नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर लेंगे, उनकी कैबिनेट लेगी, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव जी हमसे चर्चा करने के लिए और हमेशा की तरह बेबाकी से, साफगोई से अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शक तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमेशा की तरह खुलकर चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी बात है जो बिटवीन द लाइन्स है, बंद कमरे में कहे गए जो ऐसे पैक्ट होते हैं, जो कई ऐसे निर्णय होते हैं जो उस समय तो तात्कालिक होते हैं, मना लिए जाते हैं, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारने की कसौटी आती है तो काफ़ी कठिन होता है। शायद उसी कठिनाई से इस समय कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ को लेकर गुजर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव जी सहज हैं, सरल हैं, अनुशासन प्रिय हैं,
पार्टी लाइन से अलग हटने की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा वो भुगतेंगे या फिर पार्टी आलाकमान उनके इस भरोसे का और उनके इस त्याग का उन्हें सही परिणाम देता है? आने वाले समय में हमारी नज़र उस पर भी लगी रहेगी। हम इससे भी ज़्यादा और भी तरीके से पूछने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे टी एस सिंहदेव जी से। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।